पिज्जा, मैकडोनल्ड्स, तो बीमारी हो रही है। वो बीमारियां ठीक करी जा सकती है। बॉडी कहती है पुराना मुझे टाइम दो, इसको बोलते हैं टाइम मेडिसिन। उपवास, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं लंघन। लंघनम परम औषधम। यदि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो आपको लंघन करना चाहिए। तो ये कोई इस तरह से लॉजिकल कोई बताए तो कोई माने भी। एकादशी के दिन फास्टिंग करने से माइंड भी सही रहता है। चंद्रमा जब होता है तब ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। पानी को पियो नहीं, खाओ। वो हमारे बीच में नहीं है राजीव दीक्षित जी। हाँ जी, हाँ जी। अद्भुत व्यक्तित्व भारत को दिया। देखिए, आरोग्य केवल टैबलेट से नहीं ठीक होगा। जब भूख लगे तभी खाओ, ऐसा होना चाहिए क्या? अंदरूनी इन्फ्लेमेशन होगा, उसे कोई काम करने का मन नहीं करेगा। स्टोन को लेके बोला जाता है एलोपैथ में कि अगर वो आपके पास पड़ा रहेगा तो कैंसरस हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर गर्म पानी पीने की आदत पड़नी चाहिए। और इसकी वजह से भी बाहर का कारोबार बढ़ रहा है कि जवानी लौट आएगी और समथिंग। अब लोग कहते हैं चश्मे का कोई संबंध नहीं बुढ़ापे से। शरीर तो चाहता है गंदगी निकाल दे भाई। अब आधे आधे घंटे लोग कॉन्स्टिपेशन में क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, ये एलोपैथी में चमत्कार को नमस्कार है, मैजिकल साइंस है। ये ज्यादा अच्छा भी बुरा है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। इतना माइंड भी पॉजिटिव है, योग वोग सब कर रहा है तो भी कैंसर हो रहा है। ये पैसा हो जिंदगी में या भोजन, उतना ही अच्छा जितनी आवश्यकता। पुराने जमाने में कोई भी ट्यूबलाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे, सब दियों की रोशनी में ही जीवन जीते थे। पावरफुल फॉर्म है और वो है छठ पूजा। अभी तो नापी है कुछ चंद जमी हमने, अभी तो आसमान, सारा आसमान बाकी। क्या बात है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई बीमारी, आपके जीवन से जुड़ी कोई समस्या इस तरह से आपके साथ चिपक गई है कि निकलने का नाम नहीं ले रही है। हर पैथ आजमा चुके हैं, हर तरह के उपचार करा चुके हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या करेंगे आप? तो दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड, मन और शरीर तीनों को एक सूत्र में पिरोते हैं। बायोकॉस्मोलॉजी और साथ ही साथ उन्होंने ग्रह चिकित्सा पर विशद तरीके से काम किया है, यानी आपकी बीमारी का ग्रहों से क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जो एक आयुर्वेद आचार्य हैं, इसके अलावा ज्योतिष और होलिस्टिक हीलिंग के विशेषज्ञ भी हैं। आज उनके साथ बात करेंगे और मैं दावा कर रहा हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हेल्थ को लेकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो पूरी तरह से इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा ज़रूर। आइए शुरुआत करते हैं। प्रणाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लंबे टाइम से ये चर्चा चल रही थी कि आपके साथ बैठा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ मामला फंस ही रहा था। आज भी फंसा है। ट्रैफिक दिल्ली का। खैर, तो मैं चाह रहा था कि इसी से अगर शुरुआत की जाए कि बीमारी से अगर कोई ग्रसित है, हर तरह के पैथ आजमा चुका है, उपचार की हर विधियाँ कर चुका है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आते हैं। क्या रीज़न हो सकता है और कैसे मुक्ति पाए? देखिए, जब भी कोई बात करी जाए ना, तो या तो वो साइंटिफिक डेटाबेस हो, जी, या फिर जो पुराने ज़माने में उन्होंने जो डेटा स्टडी करके जो उसकी जो सार था, कंक्लूजन दे हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ शास्त्र, विच इज श्लोक। तो अब मैं आपको शास्त्र बताता हूं कि कितने लोग हैं जिनकी बीमारी इस डॉक्टर से उस डॉक्टर जाते ही रहते हैं और वो ठीक नहीं होती। कोई फिक्स गोलियां खा खा के थक चुके हैं वो एलोपैथी की। यथा शास्त्रम तु निर्णीत, जैसा शास्त्र में लिखा है वैद्य ने वैसा ही ट्रीटमेंट किया। जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का है वो किया है डॉक्टर ने। तथा वैद्यस्य चिकित्सतः, वैद्य ने वैसी चिकित्सा की है। तम न शमम यो याति व्याधि, तब भी व्याधि का शमन नहीं हो रहा है। तत्व्याधि कर्मजो बुधः, ऐसी बीमारी को कर्मज व्याधि कहा जाता है। एक बीमारी है जो हमारे खान पान की वजह से आई। भाई, हमने खाना खराब खाया कल, उसमें इन्फेक्शन था, आपने खाया, इन्फेक्शन लग गया। ठीक, आप इन्फेक्शन को ठीक करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ठीक हो जाएगी। आप सो नहीं रहे हैं, सर दर्द हो गया, जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट फूड गड़बड़ की जगह कचौड़ी पकौड़ी खाए जा रहे हैं, पिज्जा, मैकडोनल्ड्स, तो बीमारी हो रही है। वो बीमारियां ठीक करी जा सकती हैं यदि व्यक्ति परहेज थोड़ा भी करे तो। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आदमी सही खाना खा रहा है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है,
गुस्सा भी नहीं करता, माइंड भी पॉजिटिव है, योग वोग सब कर रहा है, तो भी कैंसर हो रहा है। हाँ, ये खूब सुनने में आता है इस तरह की चीजें। वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कभी दारू नहीं पी, मदिरा का सेवन ही नहीं किया, फिर भी लीवर फेल हो गया। कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि किडनी खराब हो जाए, किडनी खराब हो गई। तो इन ऐसी स्थितियों को जिसमें कि गलती करी है तब खराब हुई, वो तो देखो अलग बात है। उसको हम कहते हैं आहार विहार की बीमारी। एक बीमारी है जो कर्म की बीमारी है, कर्मों से आई है, पूर्व जन्म के कर्मों से। पूर्व जन्म कृते पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म में कृतम करे हुए पापम पाप इस जन्म में व्याधि रूपेण जायते, व्याधि रूप में होते हैं। मतलब हमारी भाषा में ये ऐसा है, लेकिन यदि वेस्टर्न मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बोले तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जीन्स में यदि डिजीज है तो वो बाई बर्थ है। उस आत्मा ने लेटेंट फेज में वो इंतजार किया है कि वो उस घर में जन्म ले जहां पर ये बीमारी पहले से है। इसको ठीक करने के लिए मणि मंत्र होम इत्यादि के साथ में औषधि देनी पड़ती है। अच्छा। उसको आप होम थेरेपी करके, यज्ञ थेरेपी, उससे कर्मों का पाक करा के फिर दवाई देने से वो चीज ठीक होती है, निश्चित होती है। मैंने इसका अनुभव किया, ठीक है, मेरे पे डेटा है। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि व्रत को लेके थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आपसे। फास्टिंग, अब तो अलग अलग तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग और चल रहा है आजकल ट्रेंड में, या जो हमारे शास्त्रों में जिस तरह से लिखा हुआ है, या अलग अलग त्योहारों पे लोग करते हैं। इसका क्या महत्व और क्या एक सही तरीका क्या है, कैसे किया जाए? देखिए, उपवास, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं लंघन। लंघनम परम औषधम। यदि आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो आपको लंघन करना चाहिए, ये परम औषधि है। मतलब फास्टिंग का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर यदि अनवांटेड मटेरियल जमा है, उसको शरीर कहता है मुझे निकाल दो इसको, वो नहीं रखता इसको। ठीक। शरीर का पक्का बिजनेस सिद्धांत है, जो उसको नहीं चाहिए है वो बर्न करना है उसको। अब वो पुराना बर्न हुआ नहीं, नया आपने बढ़िया टेस्ट के चक्कर में डाल लिया, वो फिर मिल करके मेटाबोलाइट वेस्ट बनता है जो मिमिक करता है लाइक बैक्टीरिया और वायरस। क्योंकि हमारे यहाँ कोड लैंग्वेज में जो ब्रेन को मैसेज जाता है, चाहे वो वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो, चाहे वो टॉक्सिन्स का हो, वो एक ही है। आप रात को भयंकर भोजन करके आए हो, पार्टी शार्टी में 2 बज गया हो, सुबह आपको 7 बजे 8 बजे 7 बजे उठ गए आप, मान लो आपको 8 बजे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? रात में ओवर ईटिंग करने से बॉडी कहती है भाई मत खा। फास्टिंग बॉडी का एक नेचर है, बॉडी कहती है पुराना मुझे टाइम दो, इसको बोलते हैं टाइम मेडिसिन। शरीर को वक्त दो, वो खुद ही अंदर सारे कुछ ठीक कर ले। अच्छा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, एयरपोर्ट्स पे नॉन स्टॉप फ्लाइट चलती हैं, तो वो क्या करते हैं कि बीच बीच में एक दिन के लिए सारी फ्लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, एयरपोर्ट इज अंडर रिपेयरी। तो वो एयरपोर्ट फास्टिंग में उसको कहूंगा। अच्छा। कभी कभी आप साल में एक बार अपने ऑफिस को छुट्टी देते हैं, भाई इसको सब ठीक करते हैं, स्टूडियो वगैरह को। शरीर को कब छुट्टी दे रहा है आदमी? सुबह से रात तक खाने में लगा हुआ है। तो बॉडी कहती है भाई एक दिन तो मुझे कम से कम अंदर रिपेयर का ब्रेक दे दे। अच्छा, ये मतलब ये प्रकृति है शरीर की कि जब आप नहीं खाते हो तभी रिपेयरिंग वाला तभी रिपेयर होगा भाई। आपको ये तो प्रकृति का नियम है। आपको ऑफिस साफ करना है तो आप काम करते रहोगे तो कैसे? यहाँ पे आप बॉडी खाना खाने के बाद में वो खाना पच रहा है साहब, आप तो यहाँ खा लिए और भूल गए, वो पहले पेट में गया, वहां पर उसका काम हो रहा है, वहां पर सब एंजाइम काम कर रहे हैं, पेप्सिन वगैरह, फिर वो ड्यूडेनम में गया, ग्रहणी में, वहां पर उसका काम हो रहा है, फिर वो हाथों में एब्जॉर्ब हुआ, लीवर में उसकी तत्व चले गए, फिर वो हाथों में गया। अरे साहब पूरे शरीर एकदम चल रहा है। वो कहता है भैया पहले जो पुराना वाला तुमने जो कबाड़ा डाला है पहले मुझे साफ तो कर ले दो, तब नया डाल लेना। इसलिए हो सके तो महीने में एक बार अच्छा फास्टिंग करना चाहिए। ठीक है। और आप थोड़े और चाहते हैं तो एकादशी, आज एकादशी है, जी जी, आज मेरी फास्टिंग है। एकादशी के दिन फास्टिंग करने से माइंड भी सही रहता है, क्योंकि अब एकादशी के बाद में या तो पूर्णिमा आएगी या अमावस्या। अब देखो आज एकादशी हो गई, कल द्वादशी, फिर त्रयोदशी, धनतेरस, ठीक है, फिर अमावस्या है, ठीक है ना। अब एकादशी आज मेरा भी फास्ट है, तो मैं ये भी समझना चाहूँगा
कि खान पान को लेके जैसे कि अलग अलग तरह के लोग सोचते हैं कि इससे कि कुछ कुछ बना के खाए जा रहे हैं। भाई इसमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, हाँ। क्यों कंट्रोल करना चाहिए? एकादशी का मतलब होता है 11, एकादश 11वां, हाँ। ये 11वां चंद्रमा है। चंद्र मनसो जाता, जैसे चंद्रमा के कारण आपने देखा होगा कि समुद्र में वैक्सिंग वेनिंग होती है। पूर्णिमा के टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे समुद्र आगे आ जाता है, बीच में पीछे चला जाता है। तो इस समय पर इसके बाद में पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आने वाली है, चंद्रमा बड़ा होगा। चंद्रमा जब होता है तब ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब समुद्र में प्रेशर बढ़ जाता है पूर्णिमा अमावस्या पर, हमारा शरीर क्या है? शरीर में भी 70% वाटर है, ये भी ब्रह्मांड है, इसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके खाने का टॉक्सिन का प्रेशर और बढ़ा हुआ है। तो एकादशी के टाइम पर यदि आपने फास्टिंग कर दी तो अमावस्या या पूर्णिमा का जो टाइम है उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, माइंड रिलैक्स रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है। टॉक्सिन्स को बर्न करने की सबसे बड़ी ये थेरेपी है। इसको बोलते हैं लंघन। बीमारी हो रही हो, सब बुखार हो, नहीं खाइए, आपको धूप, नेचर ही ताकत दे देगा। वो खाना ही जहर बन जाएगा जो आप खाओगे फिर। तो सही बात है। टॉक्सिन पहले जलाओ भाई, पुराना अकाउंट क्लियर करो तब नया डालो। ठीक है। जल को लेकर मैं समझना चाह रहा था, जल ही जीवन है, लेकिन उसको हम क्या सही तरीके से जानते हैं कि कैसे जल ग्रहण करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, खाने के बीच में या बाद में या सुबह? मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, वो हमारे बीच में नहीं है, राजीव दीक्षित जी। हाँ जी, हाँ जी। अद्भुत व्यक्तित्व भारत को दिया, छोटी उम्र में चले गए जी। बीमारी के कारण नहीं गए। वो एक लाइन बोलते थे, पानी को पियो नहीं, खाओ, चबाओ। पानी को चबाना चाहिए, ये नहीं गड़ 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 करके पानी पी लो। वो मुझे उनकी याद आती है। ये सत्य है। पहली बात तो ये है कि पानी बहुत तेजी से ना पिए, पानी आराम आराम पिए, क्योंकि पेट में जाकर के वो गुल्ला बनाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। भाई पेट में ये गुब्बारे जैसा है हमारा आमाशय। अब आप एकदम पानी भर दो गुब्बारे में तो क्या होगा, वो खिंचेगा। अच्छा। अब आराम आराम पीजिए ना। नहीं तो क्या होता है कि उसमें 2 इंस्फिंक्टर होते हैं भैया, 2 दरवाजे हैं पेट में, स्टमक में। ऊपर वाला है इसोफेगल स्फिंक्टर, नीचे है ड्यूडेनल स्फिंक्टर। एकदम पानी पीने में वो एकदम भर जाता है और नीचे वाला दरवाजा एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रेन कहता है भाई ये क्या एकदम आ गया। अब ये ऊपर की तरफ भागता है। तो एसिड सब मिल करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में। अब आप सोचो एसिड डाइल्यूट कर दोगे तो है तो एसिड ही, फिर वो ऊपर की ओर आता है। तो पहले तो रूल नंबर 1, पानी को चबाओ, पानी को जोर से पीना नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं कि पानी के बारे में, 1-2 लोगों ने इस पे बड़ा वो कर रखा है कि कौन कहता है कि आयुर्वेद में पानी नहीं पीना चाहिए भोजन के संग में। कहा है, पानी का नियम बताया है। पानी भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पिया जाता है, इसलिए कि वो भोजन जो है वो सेट हो जाए। वो भी तेजी से नहीं, थोड़ा थोड़ा, सिप बाई सिप। 2-3 कौर खाए फिर थोड़ा पी लिया। वो होता है ना, वो देखा होगा जब बिल्डिंग बनाते हैं ना वो मिस्त्री लोग, तो ईंट रखता है, सीमेंट लगाता है, फिर थोड़ा सा पानी डालता है। वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं भोजन को सेट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं पानी पीना है, पानी नहीं पीना है। भोजन के पहले पानी, पूर्वे जलम कार्श्यकारकम। आप भोजन के पहले पानी पी लेंगे तो कार्श्यकारक होता है, मतलब ये दुबला बना देगा। अच्छा। भोजन के पहले आप पानी बिल्कुल ना पिए। ठीक है। भोजनोपरांते स्थौल्य कारकम, मोटा करेगा, मोटा बना देगा आपको, स्थूल कर देगा। भोजन के बाद में आपका सारा एंजाइम पच चुका है भाई, अब आपने और उस पर जल डाल दिया, ये पचेगा नहीं। ये वहीं पर पेट में सारे खाने को अब एंजाइम डाइल्यूट कर दिया आपने। वो बेचारा काम के लिए सेट हुआ था, अब आप बताओ आपने कुछ चीज सेट करी, उसके ऊपर पानी डाल दिया। कहावत है ना, करे कराए पर पानी डाल दिया। खाना तो मुंह में रखते ही पचना शुरू हो जाता है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, एमाइलेज निकलते हैं, यहाँ पे जाके काम हो रहा है, और आपने फिर उसमें पानी डाल दिया। करे कराए पर पानी मत डालो भाई। अंत में खाने में पानी मत पियो, शुरू में मत पियो, बीच में थोड़ा थोड़ा पियो। अब कब पियो फिर,
आधा घंटे के बाद में चबा चबा के थोड़ा पी ले। भोजन के आधे घंटे पहले पी लो भाई, किसने मना किया है? लेकिन तीसरा नियम जान लो, जब भूख लगे तब पानी नहीं पीना। अच्छा। जब प्यास लगे तब खाना नहीं खाना। लोग मालूम क्या करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, भूख लग रही है और पानी पी लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है शरीर के साथ में। क्षुधा समये न जलम, शास्त्र योग रत्नाकर ने स्पष्ट कहा है। भूख के टाइम पर जो पानी पिएगा उसको पेट में एसिड बनेगा, उसको पेट में ब्लॉटिंग हो जाएगी। जब प्यास लगे और आदमी पानी ना पिए और जूस पिए और खाना खा ले, देखो जूस है, ठीक है, वो पानी का पानी है, विकल्प नहीं है। उस समय पर आपने जूस और खाना खा लिया आपने, तो निश्चित रूप से लीवर में फैट बनेगा। आजकल क्यों इतना फैटी लीवर हो रहा है? लोग का ब्रेन बता ही नहीं पा रहा है कि अब पानी पी या अब खाना खाओ। अब वो खाना भी खा रहा है, लबड़ टेस्ट के चक्कर में खा रहा है, बॉडी की डिमांड की वजह से नहीं। पानी भी पी रहा है तो पता ही नहीं, कभी पी रहा है तो कभी पी रहा, नहीं पी रहा है तो नहीं पी रहा। तो पानी के 3 नियम मैंने बता दिए। पहला नियम आप समझ गए। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे जोड़ के बता दीजिए कि मोस्टली लोग घर के लोग बोलते हैं कि खड़े होकर पानी मत पियो, उसका कोई बिल्कुल सही बात है, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। उससे होता क्या है, समझ में नहीं भाई आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक तरह से डंडा है, ठीक है, ऐसा समझ लो। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, दंड है उसका नाम, ये दंड, ठीक है। आपका जैसे लोग क्या करते हैं जिनका ये मेरुदंड ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके टेढ़े हो, कई लोग बैठते हैं, देखा होगा। सारे पंडित जी, सारे महाराज हमारे, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने जितने भी हमारे वृंदावन में महाराज लोग हैं ना, इनकी चिकित्सा प्रारंभ करूं। वो सब ऐसे बैठे रहते, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं कमर को पकड़े हुए। भाई कमर तो खराब हो ही रही है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज तो हो ही रहा है, पेट और डैमेज हो रहा है। जैसे अब यदि स्ट्रेट है तो स्टमक थोड़ा सा सही रहता है। आप जब खड़े होते हैं तो उस समय पर स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप बैठिए और स्ट्रेट बैठिए, आपका जो स्टमक है उसकी बिल्कुल स्ट्रक्चरिंग ठीक होती है। अब आप पानी पिएंगे तो दरवाजा खुल जाता है पानी जाने का। पानी आदमी फोर्स करके नहीं पीना चाहिए, उसको जबरदस्ती मत घुसड़ो, धीरे धीरे पियो, बैठ के पियो। तो वो पानी आपका जो इंस्फिंक्टर है, इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, मतलब ये ऐसे समझो, ये नली गई है और यहां पे एक लॉक है, फिर पेट है, खड़े होने पर ये लॉक बंद रहता है। अच्छा, चीजें ऊपर ना आ जाए। हाँ, बैठने पर ये थोड़ा खुल जाता है, ठीक है। तब आप भोजन लो, पानी पियो। अब खड़े होकर के दौड़ करके पानी पी रहा है, खाना खा रहा है आदमी, ऑफिस जा रहा है, कार में ही खा रहा है, मिस्टर बीन्स की कॉपी कर रहा है, तब वो वेस्ट का तुम कॉपी करो, अच्छी चीजें उनकी ले लो भाई, किसने मना किया है? पर ये तो जो तुम्हारे पास दिया है पुरखों ने, इसका पालन करो। तो ये कोई इस तरह से लॉजिकल कोई बताए तो कोई माने भी। नई जनरेशन थोड़ा लॉजिकल से, अब मोस्टली कहा जाता है कि वो घुटने में पानी आ जाएगा। अब वो इसलिए कह देते थे। अब ये देखो क्या होता, पुरानी जनरेशन में पिता से पुत्र को पूछने का अधिकार नहीं था। अच्छा, चुप रहे, बहुत पूछ रहा है, चुप बैठ। ये कल्चर थी हमारी, सम्मान था भाई, पिताजी से कैसे पूछे। अब क्या है, बच्चे हर बात में क्वेश्चन करते हैं, जेन ज़ी का नियम है, हम उसका स्वागत करते हैं। अरे पूछो ना, हम तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन पूछे तो आप देखिए, बहुत बड़ी समस्या आ रही है कोविड के बाद में। अभी जेन ज़ी जो हमारी जनरेशन है ना, इसकी हेल्थ गड़बड़ हो रही है। इसके पास में स्ट्रेंथ है क्योंकि जिम वगैरह जा रही है, लेकिन स्टेमिना कम हो गया है। कारण क्या है, ये बातें जो आयुर्वेद की, इनका पालन नहीं हो पा रहा। तो हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। वो पूछे तो उत्तर देना आप, इसीलिए तो मैं तो मुझे गौरव है जब आपने ये बात बोली। अरविंद जी, आप तो अरविंद हैं, कमल हैं, ये इस कमल तो कीचड़ में खिलता है। ये जितना भी दुनिया में इस समय पर गंदगी, इसको साफ आप करने, आपने उस दिन बड़ी सी बात बोली, मुझे मन में छू गई साहब। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से नहीं, दिल से कह रहा हूँ आपको जी, कि आपने ये संकल्प लिया है कि मैं आरोग्य के क्षेत्र में कार्य करूंगा। बिल्कुल, ये करिए और हम आपके साथ हैं इसमें। देखिए, आरोग्य केवल टैबलेट से नहीं ठीक होगा, समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी हेल्थ के प्रति। अरे हेल्थ ही नहीं है लोगों की इस समय पे, तो कहां से जिंदगी कटेगी साहब। जो मैक्सिमम लोग आलसी हो रहे हैं ना, आपने देखा होगा, बड़े आलस, लेजीनेस रहती है। वो बीमारी ही नहीं, वो बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, शरीर की प्रॉब्लम है। आचार्य कहते हैं, सुख स्पर्शम अपि विरक्त स्यात्,
सुख का स्पर्श भी उसे नहीं चाहिए। दुख द्वेषे अलोलुता, दुख से उसे कोई द्वेष भी नहीं है, रहने दो ना दुख। भाई दिक्कत हो जाएगी, काम खराब हो रहा है, अरे हो जाने देना, चल भाई घूम आते हैं, मजा आएगा। बोले नहीं, मुझे मजा चाहिए। शक्तिया अपि अनुत्साह तत्कर्मम आलस्य मुच्यते, वो शक्ति है पर उत्साह नहीं है, डोपामिन नहीं निकल रहा है, इसको बोलते हैं आलस्य। और पता है ये कहां बताया गया आयुर्वेद में? ज्वर के अध्याय में सिम्टम है। अच्छा, बुखार का सबसे बड़ा सिम्टम है ये। अंदरूनी इन्फ्लेमेशन होगा, उसे कोई काम करने का मन नहीं करेगा, ना उसे खुशी में अच्छा लगेगा, ना उसे दुख हटाने में ठीक करने का मन है, ना उसे कोई काम करने का शक्ति है। तो अब बच्चे हमारे इसमें पर आलसी हो रहे हैं, है कोई संभालने वाला? तो ये कार्य आप जैसे लोगों को ही करना है महाराज। अंदरूनी इन्फ्लेमेशन की बात आपने की, लेकिन बाहरी जो मोटापा है एक, वो भी वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ही है महाराज। और उसका बड़ा बाहर कारोबार भी, मार्केट बहुत चला हुआ है। अब इसको ठीक करने के लिए लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। तो ये क्या, इसकी वजह क्या होती है? खान पान की वजह से ऐसा होता है? मेटाबॉलिज्म सिर्फ वही है? 100%। आपको शरीर कहता है भाई शांत मन से तुम अनइनवाइटेड चीज को बॉडी कभी एक्सेप्ट नहीं करती। पक्का बिजनेसमैन है हमारा शरीर। वो कहता है जब मुझे चाहिए तभी दो। तुम्हें तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें टेस्ट कॉन्शियस हो गए, बॉडी कहती मुझे नहीं पता भाई, मैं तो तभी लूंगी जब मुझे उसकी जरूरत है, और उतना ही देना जितना मैं पचा सकूं। अब टेस्टी लग गया, दबा के खाए जा रहे हैं। अब काम है नहीं, फिजिकल वर्क है नहीं। पहले हमारे यहाँ खेतों में काम करते थे साहब, घोड़े पे मूव करते थे। अब कितना है काम? बेडरूम से बाथरूम, और तैयार होने के बाद में लिफ्ट तक। आपके घर से लिफ्ट तक जाएगा व्यक्ति, लिफ्ट से कार तक, कार में बैठ के ऑफिस में, कार से उतरे लिफ्ट तक, फिर लिफ्ट से फिर ऑफिस में आ गए। चलना है ही नहीं बिल्कुल। दिल्ली में तो खत्म हो गया, गुड़गांव में जो देख रहा हूं, और सर जिम में जाके काम कर रहे हैं। अरे भाई नॉर्मल घरों में लेडीज चक्की चलाते थे, आटा हमें अभी भी याद है, हमारे यहाँ दादी, हमारी माँ वगैरह चक्की होती थी। उनकी क्या हेल्थ होती थी, और कुएं से पानी निकलता था। अब जो है हम घर के काम भी, काम वाली भाई होती है ना, उसको हम पैसे भी दे रहे हैं और फ्री में जिम देते हैं। वो फिट रहती है। वो वगैरह ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारे यहाँ की लेडीज ये मोटी होती चली जा रही। तो ये समाज की समाज में जागरूकता, ये शरीर कहता है भाई तुम मुझे उतना ही देना जितना मुझे चाहिए। ये पैसा हो जिंदगी में या भोजन, उतना ही अच्छा जितनी आवश्यकता। खाने को लेकर आजकल ये कहा जा रहा है, जैसा बता रहे हैं कि शरीर कह रहा है कि उतना ही देना जितना मुझे चाहिए। तो क्या एक कॉन्सेप्ट ये भी कह रहा है कि जब भूख लगे तभी खाओ, ऐसा होना चाहिए क्या? कि जब नहीं, ये नियम है। अच्छा, भूख इनविटेशन कार्ड है। ठीक है, तो भूख मान लीजिए कि गलत समय पर लग रही है। बिल्कुल सही बात है। गलत समय पर लगेगी तो उस समय पे खाओ। आप कहोगे मैं क्या बात कर रहा हूं, अब समझो। प्रातः याम मध्य न भोक्तव्यम, उठने के बाद में 3 घंटे तक नहीं खा सकते आप। अच्छा, 3 घंटे के बाद में चौथे या 5वें घंटे पर भूख लगेगी, और नहीं लग रही है तो हमारे जैसे वैद्यों के पास जाइए और भूख को ठीक कराइए। पहला खाना 3 घंटे, या 6 बजे उठे तो 9 बजे, 5 बजे उठे तो 8 बजे। यदि आपका ऑफिस 8:30 बजे आप घर से चले जाते हो तो आपको 5:30 बजे उठना पड़ेगा। 3 घंटे के बाद में आप खाना खाओ। अब खाना खाने के बाद में सुबह का खाना, मैं कहता हूं जिसको आप लोग नाश्ता कहते हैं, वही भोजन का काल है। हाँ, वो तो खैर अंग्रेजों की देन है। हाँ, ब्रेकफास्ट। हाँ, ये फास्ट को ब्रेक कराते हैं, उठते से पहले खा लेते हैं। भाई वो सर्दी के दिनों में तो एक चल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मध्यम टेम्परेचर होता है, वहाँ -20 होता है, तो उठते वो खाते हैं, वो ब्रेक करते हैं फास्ट को अपना। भाई तुम करो। हमारे यहाँ तो नियम है कि भाई एक याम 8 याम का एक 24 घंटे होता है। मतलब 24 / 8 मतलब हुआ 6, सॉरी क्षमा करें, 24 घंटे को 8, एक याम का मतलब है 3 घंटे। एक दिन होता है 8 याम का। 24 घंटे डिवाइड बाई 8 करोगे तो 3, 8 × 24, तो 3 घंटे के सेट बनाए गए हैं।
वो कहते हैं याम मध्य न भोक्तव्यम, प्रातः काल उठने के बाद में याम के मध्य में मत खाओ, मतलब 3 घंटे तक कुछ मत खाओ। याम युग्मम न लंघयेत, लेकिन 2 याम मतलब 6 घंटे तक फास्टिंग मत करना, मतलब दूसरे वाले जो सेट है 3 घंटे का, उसमें कभी भी खा लो। ये खाने के बाद में तुम्हें जब भी भूख लगे, 3 घंटे का बाद लगे तो आप खा लो, 6 घंटे के बाद लगे, 10 घंटे के बाद लगे। दूसरा वाला खाना भूख के आधार पे होगा। पहला वाला खाना आप फिक्स करो, सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का टाइम फिक्स करो, सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं जी। वो फिक्स करो, भोजन का काल है वो। उसके बाद में जो दूसरा आप जो खाना खाओगे दोपहर वाला, वो तो फूड की कॉलिंग पर होना है। पुराने जमाने में लोग सुबह खाते थे और फिर सूर्यास्त के टाइम पे खाते थे, सूर्यास्त से पहले ही, थोड़ा पहले। सूर्यास्त के समय नहीं खाया जाता है, सूर्यास्त के थोड़ा पहले। अब खैर ये सब चीजों को लोग जानने लगे हैं, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। ये जागरूकता तो आई है। ये देखिए हर चीज के 2 साइड हैं। अब ये आजकल रील्स और ये जो सोशल मीडिया ने बहुत उल्टी चीजें भी दी है, तो अच्छी चीजें भी तो एक कंफ्यूजन और है थोड़ा, अगर संक्षेप में आप इसको समझा पाए तो, कि दूध को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। हम लोग ने तो देखा है कि दूध तो बहुत पहले से हम लोग पीते आए हैं, दादा नाना सब चीजें। अरे हमारे यहाँ तो लैक्टो वेजिटेरियन है हम लोग, दूध और वेजिटेरियन है, तो यही है हमारा। अब बोला जा रहा है कि ना दूध ना मिल्क प्रोडक्ट, ये हमारे लिए नहीं है, ये देखो साहब ऐसा है, बहुत बड़ा एक आंदोलन है, किसी तरह से गौ सेवा को खत्म कर दो। क्योंकि गाय को लोग पालते क्यों हैं? दूध की वजह से। बोले दूध का रगड़ा खत्म करो पहले, जबकि हमारे यहाँ दूध बहुत बड़ा भोजन का हिस्सा है। लेकिन जब बुखार हो अंदरूनी, तब दूध हमारे यहां मना किया गया है। पित्त ज्वरे पित्त वृद्धि काले दुग्धम वर्जयेत। जब पित्त बढ़ गया हो, पित्त का जब शरीर के अंदर बुखार आ गया हो, तो दूध जहर बन जाता है। बुखार में दूध नहीं पीते। आजकल लोग बुखार में ही जी रहे हैं। मतलब यदि इन्फ्लेमेशन को हम ज्वर बोलते हैं, अच्छा, हमारी भाषा में फीवर का ट्रांसलेशन नहीं है ज्वर, वो बुखार जो भी तुम बोल लो। आयुर्वेद की भाषा में ज्वर का मतलब है इन्फ्लेमेशन। ओके। यदि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आपको दूध नहीं पीना। अच्छा, आप पहले इन्फ्लेमेशन ठीक कराओ, दूध जरूरी है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए वो दवाई नहीं है। अंदर जाते ही वो फट जाता है और वो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। अच्छा, तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको बोला जाता है आजकल, वो हमारी भाषा में पित्त का बढ़ना है। अच्छा, उसको ठीक करो। मतलब अब बीमारी है तो इसका मतलब तुम अच्छी चीज लेना बंद कर दोगे। बाहर डकैत खड़े हुए हैं तो खाना बनाना बंद कर दोगे, वो खाना ले जाएंगे तुम्हारा। ये तो नहीं है ना। दूध को क्यों मना कर रहे हो भाई? ये पित्त को ठीक करो ना। या फिर दूध जैसे जो मिलावटी दूध हैं वो तो चलो नुकसान कर रहे हैं। अब वो तो देखो, अब उसकी वजह से पूरे दूध पर तो नहीं वो लगाया जा सकता। अब बताओ, अभी कोई वैद्य को पता नहीं है दवाई के बारे में और उसने गलत दवा दे दी, तुम सारे आयुर्वेद को गलत कह दो। अरे भाई, किसी एक इंडियन ने गलती कर दी यदि अमेरिका में, तो सारे इंडियन गलत हो गए क्या? ऐसे ही खान पान को लेके, लौकी को लेके मैंने कई वीडियोस देखे हैं। बड़ा दुर्भाग्य साहब, मैं क्षमा करें, किसी एक व्यक्ति का मैंने देखा, यदि मुझे पता पड़ जाए तो मैं तो वहां कहीं पॉडकास्ट ना करूं जहां पर वो घटना मैंने किसी को बोलते सुना जी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लौकी का कोई भी केस, तुम्बी बोलते हैं, कटुतुम्बी, मधुर मिष्टी तुम्बी, कड़वी लौकी में एक वैरायटी है जो पॉइजनस है। मीठी लौकी का एक भी केस नहीं हो सकता है जहां पर ऑन रिकॉर्ड दिखा दे कोई मुझे, मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। मीठी लौकी से कहीं पर भी यह नहीं संभव है कि कोई भी ऐसा कोई केस हो जाए। तो लौकी कड़वी भी होती है? 2 लौकी होती है, एक होती है मिष्टी लौकी, एक होती है कटु लौकी, कड़वी लौकी। इसको बोलते हैं तुम्बी। ठीक है। जो कड़वी लौकी होती है वो भी औषधि है, लेकिन उसकी एक वैरायटी है। एक केस हुआ था महाराष्ट्र में, कड़वी लौकी का वो केस था, उसकी वजह से वो एक डेथ हुई। अरे भाई, शहद से हो सकता है, विटामिन B12 में साइनाइड है, अब बोलो। पैरासिटामोल हेपेटोटॉक्सिक है,
और लोग दबा खाते हैं जैसे चॉकलेट खाते हैं। लौकी, आलू में स्टार्च है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मतलब तुम सब बंद करा दो। एक केस आ गया, लोगों को आनंद मिलता है कुछ ऐसा बात करने में जो ट्रेंड चल रहा है ना, अच्छी चीजें हैं ना, उसके विरोध में आप एक बार बोल के देखो तो एकदम अच्छा ऐसा है क्या, वो गलत बात है। एक केस हुआ और करोड़ों में एक केस हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग लौकी बंद कर दें। कड़वी लौकी का केस है वो भाई। लौकी एक तो वृक्ष है, मर्दानी ताकत को बढ़ा देती है। अच्छा। दूसरा, बड़ी कूलिंग करती है इन्फ्लेमेशन को। आपको इन्फ्लेमेशन हो गया हो, आप कुछ नहीं, चल लौकी की सब्जी रख लो और आलू रख लो, आप लौकी की सब्जी खाओ, इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, पेट में जलन हो रही हो, और आप आलू खाओ रोटी के साथ में। आप कहोगे नहीं मुझे आलू नहीं खाना है, मुझे इस रुचि के लिए आप आलू भले ही खा लो, लेकिन अंदर जाके आराम देगी लौकी। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया में दो चीजें हैं अरविंद जी, एक हितकर और एक प्रियकर। जो चीज हितकर है वो करो, प्रिय जो है वो हितकर है तो करो, लेकिन ऐसी चीज जो आपको प्रिय है वो हितकर ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको जो चीज पसंद है, चाहे रिश्ते चाहे भोजन, यदि वो आपके लिए अहितकर है तो मना है। लौकी हितकर है जी, प्रिय नहीं है, टेस्टी नहीं है इतना, मैं मानता हूं। आज बच्चों को आप कहोगे लौकी खाओ, नहीं खा पाते, मैं नहीं खा पाता हूं। अच्छा। मुझे लौकी को अडॉप्ट करने में काफी दिक्कत हुई। अच्छा। लेकिन चूंकि मैं पित्त प्रकृति का व्यक्ति हूं, इन्फ्लेमेशन मेरा स्वभाव है, तो मैंने लौकी को अपने जीवन का भाग बनाया। और मैं इस मामले में मुझे गर्व है अपनी श्रीमती जी पर, हमारे बच्चों को उन्होंने लौकी के भोजन पर रखा है। अच्छा। और इस कारण से आई एम थैंकफुल, बच्चे स्वस्थ हैं। तो जो हितकर है वो देखो भाई, हर चीज जो प्रिय है वो हितकर हो। वो तो करो, सही बात है। आयुर्वेद का तो खैर अपना एक महत्व है ही सर। अच्छा, लेकिन दूसरे पैथों की अगर बात करें, एलोपैथ की बात करें, तो इमरजेंसी में कुछ जगह तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, उसकी जरूरत मानता हूं, है ना। लेकिन कुछ जगहों पर देखता हूँ, जैसे कि स्टोन की बात करें, खासतौर से गॉल ब्लैडर स्टोन, तो मैं देखता हूँ कि एक बड़ा व्यवसाय है इसका, कि इतने मैं सुन रहा था एक जगह सीधा ऑपरेट करा देते, सीधे ऑपरेट, गॉल ब्लैडर हटा दिया और दिन भर में मतलब सैकड़ों ऑपरेशन एक डॉक्टर कर देता है, इतनी तेजी से हो रहा है। सिर्फ गर्म पानी पिला दो, सिर्फ गर्म पानी, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर गर्म पानी पीने की आदत पड़नी चाहिए। 30 दिन गॉल ब्लैडर जिसका स्टोन जिसको है वो गर्म पानी पिए, सिर्फ 30 दिन, 30 दिन, और खिचड़ी पर रहे, फैट ना खाए। अच्छा। और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, उनमें इसे एक आरोग्यवर्धिनी का सेवन करे, कुमारी आसव ले ले। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर केस हम ठीक कर देंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन आराम तो हर किसी को दे देंगे। मतलब वो जो एक्सट्रीम सिम्टम है वो नहीं होगा। अच्छा। सर्जरी शुड बी द लास्ट रिसोर्ट अरविंद जी, आखिरी चुनौती सर्जरी होना चाहिए। जब सारे शस्त्र खत्म हो जाएं तब जब शास्त्र काम ना करे तब शस्त्र का प्रयोग है। स्टोन को लेके बोला जाता है एलोपैथ में कि अगर वो आपके पास पड़ा रहेगा तो कैंसरस हो जाएगा या फिर वो नीचे आ जाएगा। देखो साहब, ऐसा है, यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप ऑपरेशन कैसे कराओगे? अच्छा। देखिए, डर इंसान को वो कराने के लिए मजबूर करता है जो वो नहीं चाहता। ये मनुष्य का बाल्य स्वभाव है। माँ बोलती है गब्बर आ जाएगा, भाई सो जा। वही बात है। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी आती है कि एलोपैथी ये कहता है कि गॉल ब्लैडर का कोई कैंसर आ जाएगा, सो जा, निकाल दे इसको, और क्या। और ये भी कहते हैं कि उसका कोई बॉडी में रोल है नहीं, तो वो नहीं रहेगा। नहीं, देखो साहब, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो साहब, ऐसा है, रोल हो ना हो, मेरा सीधा सिद्धांत है, हम अपने शरीर की हर वस्तु का सम्मान करते हैं। हम तभी हटाएंगे जब हमारे सारे प्रयत्न फेल हो जाए। एलोपैथी में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सर्जरी इज ए फर्स्ट रिसोर्ट, फर्स्ट चॉइस। आयुर्वेद में सर्जरी इज ए लास्ट। तो भाई सारे यत्न कर लो, आयुर्वेद ट्राई कर लो, फिर ना हो तो करा लेना। आयुर्वेद में इसका इलाज है। मैंने क्या बोला अभी? आप स्टोन गिर जाता है, आप गर्म पानी पिलाइए, खिचड़ी पर रहिए। 30 दिन तक यदि आपने परहेज कर लिया महाराज,
और आरोग्यवर्धनी और कुमार यासव वगैरह ले लिया और आपको यदि इससे निजात मिल गया, सर्जरी न करानी पड़ी तो अच्छा है ना। अब बहुत बड़ा हो गया है तो भाई करा लो, उसके बाद नहीं सर नहीं ठीक होता है, पर एटलीस्ट ट्राई तो कर लो। बिल्कुल। अच्छे वैद्य के पास जाकर के थोड़ा और इसमें ऐड करना पड़ सकता है। ये तो मैं बता रहा हूं जो जनरलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड हर व्यक्ति के हिसाब से कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, वो ठीक करके प्रयत्न करो 1 महीने का। बहुत बढ़िया। अरे 1 महीने में नहीं हो रहा, बहुत जोर दर्द हो गया तो करा लेना जाकर के, लेकिन नहीं 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 आयुर्वेद दवाई मत लेना, ये खराब कर देगी। देखो ये तो धोखा देने वाली बात है। तो फिर तो हम तो भोजन भी, फिर वो तो लौकी को बोल रहा है आदमी, वो गिलोय को कहता है कि ये कैंसर कर देगी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करें, कहने को कोई कुछ भी बोल देगा। कोई बोल दे भाई आपकी माँ जो है माता पिता ही ठीक नहीं है, तो कहते रहा इंसान भगवान नहीं होता, तुम्हारे नहीं होता, नहीं होता हमारे लिए है। तो ये देखिए लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। शास्त्र कहता है कि कराओ सर्जरी, अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो फिर तो तुमने इतना लेट कर दिया, नहीं कर पाएंगे हम, ठीक भेज देंगे करा लो, लेकिन प्रारंभ के समय में तो कम से कम प्रयत्न तो करो ना भाई। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम आती है जो यूजुअली देखने को मिलता है, दांतों की प्रॉब्लम कुछ भी रहती है, और अगर डेंटिस्ट के पास आप गए तो वो एक ज़्यादातर जो है चांस होता है कि आरसीटी करना पड़ेगा जी, रूट कैनाल। पुराने जमाने में कुछ नहीं, सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये सी सॉल्ट नहीं है, इनेमल काट देगा। अच्छा, सेंधा नमक थोड़ा सा 1 चुटकी सरसों के तेल में मिला के आप लगाओ। यदि अब दांतों में आपने टोटली डेंटल कैरीज हो गई तो बात अलग है। और बबूल का काढ़ा आता है, बबूल की छाल लाओ, काढ़ा लो, गार्गलिंग करो मुंह में उठा करके, और इरीमेदादी तेल आता है उसको से ऑयलिंग करो, न ठीक हो तब करा लेना भाई अपने ये रूट कैनाल, लेकिन जबरदस्ती तो मत कराओ महाराज। पहले जो घरेलू देसी हमारे जो भारतीय, मैं कहता हूं भैया तुम खूब कोट शर्ट पैंट को पहनो, लेकिन भारतीय ड्रेस भी पहन लो ना भाई। आप पहने हुए, आप घर में मैंने देखा है इतना बढ़िया आप धोती कुर्ता भी पहनते हैं, और कार्यक्रम जब होते हैं आप, जैसे आप है मल्टीटास्किंग, मैं भी पहनता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एलोपैथी ले रहे हो तो भारतीय भोजन ही बंद कर दोगे तुम। आयुर्वेद का मतलब है भोजन, वो बंद करवा देंगे क्या? गलत बात है, ये विश्वास नहीं करना चाहिए। आप ट्राई करें आयुर्वेद से पहले, जो मैंने बताया ना, सरसों का तेल और सेंधा नमक, उससे ब्रश कराइए, ठीक है, और बबूल की छाल के काढ़े से मुंह धुलवाइए। पंचवल्कल का क्वाथ चूर्ण आता है, उसको गर्म करके पानी में 200 ml पानी में 1 चम्मच डाल के उबाल के आधा करो, छान लो, उससे मुंह में गार्गलिंग करो। सही बात। फिर एक इरीमेदादी तेल आता है, उससे मुंह में ऑयलिंग पुलिंग करो, ठीक हो जाएगा। और नहीं होता है तो करा लेना भाई। मेरा मतलब ये है कि पहले इजी वाले रास्ते अपना लो, फिर करवा लेना। लेकिन जबरदस्ती तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है कि नहीं 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 नहीं, तो फिर जैसी मर्जी। एक चीज़ और दिखती है, जैसे कि चाहे आजकल की जो जीवनचर्या है वो, उसका असर हो या खान पान का असर हो, कि लोग उम्र से ज़्यादा दिखने लगे हैं, बूढ़े दिखने लगे हैं, और इसकी वजह से भी बाहर का कारोबार बढ़ रहा है कि जवानी लौट आएगी और समथिंग ऐसे से सब चीज़ें बेची जा रही हैं। अब सवाल ये है, वजह जिस तरह का खान पान है, मेंटल स्ट्रेस है, तो एजिंग तो फास्ट होनी ही है। एजिंग का मतलब है उत्साह। यदि आपके अंदर एक्टिवनेस खत्म हो जाए तो बुढ़ापा आ गया। अच्छा। आपकी स्किन के अंदर सॉफ्टनेस खत्म हो जाए तो बुढ़ापा आ गया। अच्छा। देखिए बुढ़ापे के साइंस क्या है, बोन वीक हो जाए बुढ़ापा आ गया, उसको रिवर्स एजिंग करना ही पड़ेगा। तो इसका कोई तरीका है आयुर्वेद? अरे हमारे यहाँ 8 ब्रांच है आयुर्वेद की, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट, जरा, अजरा, बुढ़ापे को ठीक करना। राजाओं के पास सब कुछ था अरविंद जी, वो जानते थे कि जाना तो है एक दिन, जितने दिन जिए जवानी में जिए। इसको बोलते हैं रसायन। ये हमारे आयुर्वेद का वन ऑफ द बेस्ट। पूरे विश्व में किसी भी मेडिकल सिस्टम पे आप चले जाओ, रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग कंसेप्ट सिर्फ आयुर्वेद देता है वर्ल्ड को। रसायन चिकित्सा, इसका पूरा वर्णन है हमारे आयुर्वेद में, चैप्टर्स में चैप्टर्स हैं, अलग ब्रांच है। और ये हमारा, देखो एजिंग होना तो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, पर बुढ़ापे को रोक देना, अरे फिट रहना चाहिए इंसान को। अब लोग कहते चश्मा, चश्मे का कोई संबंध नहीं बुढ़ापे से।
हम लोग बालों को, हमारे धर्म संस्कृति है कि हम उसको हटा के रखते हैं, और चश्मा तो आजकल वो हो गया है, एक हमारा फैशन है साहब ज्ञान का। लेकिन ये तो वो है लेंस की प्रॉब्लम। जब आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, जब आंखों का तेज खत्म हो जाए, जब बोन की डेंसिटी चली जाए, जब शरीर के अंदर स्टेमिना खत्म हो जाए, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा रोकने का तरीका ही है आयुर्वेद। अच्छा। रोज खाइए आंवला, हाँ। 1 चम्मच आंवले का पाउडर का लेप लगाइए और स्नान करिए। आंवला की चूर्ण स्नान, 100 वर्षम जयेत यौवने, 100 साल जीता है व्यक्ति तगड़ा हो। क्या बात है। आजकल के एक और प्रॉब्लम है अपच वाली दिक्कत, जो गैस बनना, ब्लॉटिंग, और टॉयलेट में जो है घंटों घंटों बैठे अरे लोग। साहब वो मोबाइल लेकर के, हाँ। पहले अखबार लेके बैठते थे कॉफी पीते हैं वो जो टॉयलेट में बैठ करके हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास रोगी आते, अच्छा। उतर नहीं रही है, हाँ। तो कॉफी पियेंगे वहां बैठ के, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, बीड़ी सिगरेट तो सुना है ये सब। हाँ। गुटखा खाते, हाँ। मुंह चल रहा है, दिमाग में टेंशन लेके वो अखबार पड़े हुए। अब एक और जुड़ गया साथ में, क्या? मोबाइल। हाँ, मोबाइल तो खैर आधे आधे घंटे बैठ रहे थे, पता नहीं रील चल रही है, और सारे पैर वैर सब सो जाते हैं। तो कुछ तो फर्क पड़ता होगा इससे ना, तभी तो लोग लेके इसको बार बार बैठते चक्कर क्या है ना, वो डाइवर्ट करते हैं। आदमी को एक ऑब्सेशन हो गया है बिजी रहने का। ब्रेन नॉनस्टॉप चल रहा है इंसान का, वो रात को सो भी नहीं पाता। चल रहा है तो सोच रहा है, खाना खा रहा है तो सोच रहा है, मल विसर्जन कर रहा है तो सोच रहा है, सोचता रहता है। उससे भागने के लिए उसने इस रील का सहारा लेता है। वास्तव में देखा जाए तो कहा जाता है हमारे मल विसर्जन में मन को शांत करके बैठा जाता है, तो अपने आप ही शरीर जितना भी दोष है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। अब आधे आधे घंटे लोग कॉन्स्टिपेशन में क्यों बैठे हुए हैं? पहले तो मलासन में 1 गिलास पानी पिए, जिससे कि पूरा पानी नीचे चला जाए और प्रेशर बने, और शांति से जाकर के बैठे हो, कमोड में ना बैठे। अब कमोड है तो कम से कम कोई चौकी वोकी लगाने, पैर थोड़े टेढ़े हो जाए। अमेज़न वगैरह मिलता है, मिल जाता है। अब नहीं तो अभी कह देंगे आप कमोड पे ना बैठो, तो लोग तोड़वा करके फिर वो कहीं इंडियन टॉयलेट बनवाए, घर में झगड़ा वगड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आजकल वो आता है ना, वो सीट वीट लगवाने के लिए, उसमें भी धंधा आ गया है। तो चलो भाई, कम से कम पैर जो है थोड़े टेढ़े कर लो, जिससे कि जो स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर, थोड़ा खुल जाए, तो गंदगी सब निकल जाए। शांति से बैठो भाई, वो एक जगह है जहां पर आप अपने आप के संग में बात कर सकते हो, शांति से तो बैठो। ठीक। 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर कार्य पूरा हो जाता है मल विसर्जन का। यदि पहले आदमी 1 गिलास मलासन में बैठ के पानी पिए और थोड़ा चले और जाके शांति से बैठे और पैर थोड़े उकड़ू रहे, मतलब मुड़े हुए रहे, तो बड़े आराम से मोशन हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा त्रिफला और जो जीर्ण खाना को पचाने की औषधि ले लें। ये खाना पचेगा नहीं तो बॉडी कहती मैं तो नहीं बाहर निकालूंगी, मुझे टैक्स नहीं मिला, मुझे इसका रस चाहिए खाने का, तुमने जो दिया है बॉडी में, तो वो वही फंसा रहता है। तो थोड़ा डाइजेस्ट करें भोजन को, डाइजेशन हो जाएगा, भोजन नीचे जाएगा। थोड़ा सा त्रिफला इत्यादि का प्रयोग करें, बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर हैबिचुएटेड हो जाएगा। अच्छा, आदत पड़ जाती। वो कोई दवा आती थी, मैं नाम नहीं देना चाहता क्योंकि वो प्रचार हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू नहीं बोलता मैं। भाई साहब, वो लेने वाले लोग अब उसके बिना उनका मल विसर्जन होता ही नहीं। वो कैसे नाम है मुझे भी पता है। हाँ, मैं बहुत डरता हूँ बताने में। पी से भी है, के से भी, बहुत सारी है। सही बात। अब उनको हैबिट हो गई। अब वो तो मेरे को पता है, मैंने भी एक बार कभी लिया था, तो पूरा मल का कलर ही बहुत ब्लैक कर देता है, और पता नहीं क्या करता है। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। अब इसमें दोष आयुर्वेद को देते हैं, भैया एलोपैथी में क्रेमाफिन वगैरह है, उनका निकालो। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं वायु को नीचे करो, खाना पचाओ, और मलासन के समय पर मलासन पहले जल पियो, मलासन में बैठ के 10 मिनट पहले थोड़ा वॉक करो और शांति से जाके बैठ जाओ, पर मोड़े होने चाहिए पैर, घुटने। निश्चित रूप से शरीर तो चाहता है गंदगी निकाल दे भाई,
पुराने जो तरीके थे वो बहुत सारे बड़े ही बेनिफिशियल थे, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें जैसे जैसे जीने खाने पीने का अंदाज बदला, समस्याएं आती गई। आदतें बिगड़ गई है ना। हाँ। अब वो क्या करता है, अपनी आदत ठीक करेगा नहीं, और क्या चाहता है कि डॉक्टर कोई चमत्कार कर दे। अच्छा, ये एलोपैथी में चमत्कार को नमस्कार है, मैजिकल साइंस है ये। इसमें वो गोली दी, क्विक फिक्स, एकदम दर्द चला गया, बोले वाह मैजिक हो गया। ये तो एक्चुअली में बीमारी का ठीक करी आपने, धोखा है। कोई बोलने वाला नहीं है एक वर्ड भी इसके खिलाफ। आप ये कहें कि देखो रोग ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्परेरी, आपको 6 घंटे के लिए हम एहसास नहीं करवाएंगे, ब्रेन बंद कर रहे हैं आपका, तब मैं मानता हूं इट्स ए मैजिक, इट्स रॉन्ग थिंग। आयुर्वेद मैजिक में विश्वास करता नहीं, नो चमत्कार हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करा जाता है जड़ से। फेस्टिव सीजन है, धनतेरस को लोग ज़्यादातर धन से ही कनेक्ट करते हैं। हाँ, जरा आप अपने हिसाब से जरा इसका विस्तार देखिए, बताएं कि तेरस का मतलब है त्रयोदशी, जी 13वां दिन। धन का मतलब होता है धनवंतरी से संबंधित है, इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं खरीदें, पर यदि शास्त्र का विषय जानना चाहते हैं तो इसी दिन समुद्र का जब मंथन हुआ तब अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। एक हाथ में औषधियों का ज्ञान मुद्रा, और दूसरे हाथ में धन्वंतरी जी अमृत को लेकर के आए और जो देवताओं को बांटा गया। यह कथा सभी ने सुनी है। यह वो दिन है धनत्रयोदशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है। इसके बाद में आती है अमावस्या। तो अमावस्या से पहले इस दिन यदि आप विशेषतः, सबसे बड़ी आरोग्य लक्ष्मी से बड़ी कोई लक्ष्मी नहीं है, इस दिन यदि आप अपने आरोग्य को अच्छा रखने के लिए धन्वंतरी भगवान का ओम धम धन्वंतरय नमः का 108 बार सुबह उठ करके और सायंकाल सूर्यास्त के समय यदि जप कर लेते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, तो ऐसा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण जो हमारे जीन्स पर इफेक्ट है वह ठीक होता है। तो ये आचार्य तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के कर्म ठीक होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म ठीक होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वास्तव में रिजल्ट मिलता है। तो इस दिन धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन 108 बार ओम धन्वंतरये नमः ओम मंत्र का जप करके अच्छी औषधियां जैसे गिलोय है या आंवला है, इसका सेवन करें। और आपका यदि कोई वैद्य हो ना, तो उसको थोड़ा सा कृतज्ञ भाव, आपके परिचय में हर किसी का एक वैद्य होता है, हर किसी का एक पुरोहित होता है, वैसे इस दिन वैद्य को प्रणाम करने का दिन है, धन्वंतरी रूप में उसको सम्मान देने का दिन है। सब कुछ आप पैसे से नहीं ले सकते, कभी कभी दिल और हृदय जुड़ जाने से दवाएं और काम करती हैं। और स्वास्थ्य बड़ा धन और क्या है, भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता, सबसे बड़ा हेल्थ इज ए वेल्थ। तो धन्वंतरी धनतेरस वाले दिन आरोग्य लक्ष्मी की आराधना करी जाती है। इसके बाद आ जाता है दिवाली। अंधकार से प्रकाश का पर्व। जी। तो जरा अपने शब्दों में इसके बारे में भी बताएं कुछ। देखिए, दीपावली का मतलब है कार्तिक मास प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष, और ये अंत होगा, अब ये अमावस्या आ गई, इसके बाद में फिर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये जो समय है पूरा का पूरा बीच का, शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, ये है कार्तिक मास। और इसमें अमावस्या का दिन, इस समय पर सूर्य नीच का होता है, सूर्य नीच का होता है, लेकिन एक अगस्त्य तारा आकाश में निकलता है, कोनोपस स्टार। कहते हैं कि सूर्य नीच का जरूर है, लेकिन अगस्त्य तारा सूर्य से कम 71 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और उसके अंदर प्रकाश 10,000 गुना सूर्य से ज्यादा होता है। इसलिए इस समय पर अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य तारा आकाश में होने के कारण जो लोग दीपदान करते हैं, वह दीपदान से सूर्य का जो नीच है, लेकिन जो अगस्त्य तारा की शक्ति लोगों को प्राप्त होती है, उससे शरीर में शक्ति आती है। इसलिए पूरे महीने वास्तव में दीपदान का ये महीना है। अच्छा। और इसका संबंध अगस्त्य तारा से है। अब पूरे महीने दीपदान न कर पाओ तो कम से कम इस अमावस्या को
कार्तिक अमावस्या को दीप दान दिया जाता है वैष्णवालयों में, मंदिरों में। कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाए पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दीप दान कर दिया, यदि आपने प्रकाश का दान किया, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप कुछ नहीं दे पाए तो बस प्रकाश दे, इस जो सारी सृष्टि आपको प्रकाश देती है। और सूर्य इसी समय पर नीच का होने के कारण, इसी समय पर देखिए, दीपावली और छठ पूजा 2 त्योहार आते हैं। जी जी, दीपावली में भी सूर्य नीच का होने के कारण आप दीप दान देते हैं। ठीक। इसी का और एक पावरफुल फॉर्म है, और वो है छठ पूजा। पूजा, हाँ, सूर्य की उपासना का। सूर्य उपासना है। ये कितने विद्वान थे ये लोग, इन्होंने सूर्य की उपासना इसलिए इस समय पर चुनी है क्योंकि इस समय पर सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य की शक्ति प्राप्त करने का ये सही समय है। सूर्य उच्च का होता है तो बड़ा जलता है, सूर्य बड़ा फ्रेंडली होता है कार्तिक मास में। और इसके पास में अगस्त्य तारा, जो सूर्य से अवर सन एंड द कॉनोपस स्टार, जिसको हम लोग अगस्त्य तारा कहते हैं, 71 टाइम्स बड़ा वो आकाश में होता है, और ये सिर्फ इसी एक महीने होता है। छठ वाले दिन अगस्त्य तारा हाईएस्ट पावर पे होता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए यदि छठ पूजा पहले 4 दिन, ये 4 दिन की होती है जी, ये 4 दिन कायदे से कर ली जाए तो, और स्पेशली तीसरे दिन जब सूर्य अस्त की पूजा अर्घ्य दिया जाता है, और चौथे दिन जो सूर्य उदय पर दिया जाता है, आप जो व्यक्ति कायदे से छठ पूजा कर ले, अब वो चाहे किसी भी प्रांत का हो, अच्छा, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी हो जाए हारेगा नहीं। क्या बात। अपनी उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको वो जीतेगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इसको मनाते हैं, भाई करते हैं। चक्कर क्या है, बिहार हमारा अशोक के समय का साइंटिफिक कैपिटल है इंडिया की, पाटलिपुत्र। तो उन्होंने उस समय की उस रिसर्च को आज तक परंपरा के रूप में कंटिन्यू किया। वो बेचारे जानते नहीं है कि ये इसमें सूर्य की नीच का सूर्य, लेकिन अगस्त्य तारा जो सूर्य से 71 गुना बड़ा है वो होता है, तो उसका एनर्जी ले लो। वो चलिए, आप जानो ना जानो, फायदा सबको हो ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो श्रद्धा के साथ में मेडिटेशन करता है ना इस दिन, ये 4 दिन, उसकी जीत निश्चित है, आप उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल। ये खान पान का भी थोड़ा समझ ले, अक्टूबर नवंबर जो ये वाला मंथ होता है, इसमें शरीर में क्या किस तरह का दोष आता है? मिठाइयाँ बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, ये जो कार्तिक मास है इसको कहते हैं शरद ऋतु। जी। शरद ऋतु पित्त का समय होता है, बरसात खत्म, सर्दी प्रारंभ होती है, ये एसिडिटी का टाइम है। इस समय पर हाईएस्ट एसिडिटी लोगों को रहती है, पित्त बढ़ा होता है, इसलिए इस समय पर शरीर का शोधन करा जाता है। शरीर को साफ करिए, 1 चम्मच त्रिफला यदि आप थोड़ा पानी में मिला के रोज रात को ले लें, त्रिफला और त्रिकटु, तो पित्त निकल जाता है और सर्दियों का समय बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि अब यहां से दीपावली के बाद से सर्दी शुरू होने वाली है, तो अब मीठा खाना शुरू होता है, क्योंकि शरीर को चाहिए ताकत। ठंड बाहर है तो अंदर गर्मी होती है, तो पचाने के लिए मीठा खाया जाता है। अब जैसे जैसे अब ये ठंड उतरेगी, मतलब वसंत ऋतु में होली आएगी, तब लोग खट्टा खाना शुरू करते हैं, कांजी के वड़े, क्योंकि अभी मीठा तब खट्टा, मतलब अब सर्दियों तक मीठा खाया जाएगा। गुजिया, ये सब बर्फियां, सब चीजें चलेंगी। हमारी परंपरा और त्योहार इतना, मतलब आपके शरीर और उसके विज्ञान ये पित्त बढ़ जाता है ना। अभी सर्दियों में वात बढ़ने वाला है, और उन्होंने आयुर्वेद में उस समय पर कहा है, जब पित्त बढ़े कार्तिक में, शरद ऋतु में, इस अक्टूबर नवंबर में, तो विरेचन कराइए। अच्छा। पेट साफ करिए। साल में हर व्यक्ति को इस समय पर एक विरेचन घर में ही करा लो, कहीं तुम वैद्य के पास न जा पाओ तो कोई बात नहीं, उससे बिल्कुल शरीर एकदम पूरी साल साफ रहेगा, सब एसिड निकल जाएगा। यू विल फील वेरी गुड ड्यूरिंग विंटर। अदरवाइज हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल जमा विंटर में ही होता है, क्योंकि खान पान थोड़ा कचौड़ी वाला, थोड़ा सा घी दूध का हो जाता है। इसलिए अभी सफाई कर ली, घर की सफाई, शरीर की सफाई, और घर की सफाई का समय ही दीपावली है। दीपावली के दिन में जैसे दीपक जलाना और भी जो पूजा की सामग्री होती है, उसमें जो धूम्र होता है, धुआं होता है, लेकिन आजकल तो खैर पटाखे वटाखे और इस तरह से पोल्यूशन हो जाता है, वो तो सरकार के लिए भी समस्या है और हमारे जीवन पे तो खतरा है। इनका क्या महत्व है अगर मैं दीप जलाने की बात को करूं? देखिए, दीपदान, जैसा मैंने बताया जी, कार्तिक में दीपदान करने से
हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है वह खत्म होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। श्री हरिभक्त विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विष्णुपाद महाराज जी ने, बहुत पुराना डॉक्यूमेंटेशन है ये, लिखा है कि पूरे के पूरे कार्तिक में आप दिया जलाओ, और ना हो सके तो कम से कम दीपावली वाले दिन तो जलाओ। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे जो एक एनर्जी पैदा होती है, फोटोन एनर्जी पैदा होती है, वो चारों ओर आपकी, आप उसको देखते हो दिया जलाते समय पर एक्चुअली अननोइंगली, तो उससे आपको फोटोन एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी आपको चार्ज करती है। वो आपके अंदर जो डोपामिन है, सेरोटोनिन लेवल है, उनको बड़ा बढ़िया बना देती है। अगर मोमबत्ती जला दें, देखिए चाइनीज लाइट्स जला दें। हाँ, अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको। इसमें भी कहा गया है 2 तरह के दान बताए गए, दीपदान, एक तो घी का और एक तिल के तेल का। क्यों? देखिए, इससे जो एनर्जी एमिट होती है, जो फोटॉन्स, फायर बहुत बड़ी चीज है साहब। घी का आप दिया देखोगे ना तो वो ब्राइटनेस अलग होती है, उसमें क्रीमिश वाइटिश ब्राइटनेस मिलेगी आपको। सरसों के तेल का दिया जलाओ आप, आपको पीलापन मिलेगा। आप तिल का जलाओ, आपको गोल्डन टच मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप जो फोटॉन्स हैं, ये फोटोन थेरेपी है। वो जो आपकी कलर्स का जो आप उसको देख रहे हो ना, उससे आपको इम्पैक्ट मिलता है और वो इम्पैक्ट आपकी आईज से आपके ब्रेन पे जाता है और वो आपकी ब्रेन में कहीं ना कहीं पर जो न्यूरो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं उनको बेहतरीन बनाता है। ये मैं बहुत, शास्त्र की बात को एकदम काटना ठीक नहीं, पर अंधविश्वास भी ठीक नहीं। ये तो तय बात है कि आप दिया जला रहे हो, अब दिया के अंदर से यदि आप कोई धुआं निकल रहा है तो वो जो ऑयल बर्न हो रहा है वो टॉक्सिक नहीं है। ये पटाखे की बात अलग है। ये दिया का, ये धीरे 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 बाती जलती है। अरे साहब, पुराने जमाने में कोई भी ट्यूबलाइट नहीं थी, बिल्कुल, बल्ब नहीं थे, सब दियों की रोशनी में ही जीवन जीते थे और अच्छा जीवन जीते थे। वो कैरोसिन तो नहीं है। तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी ठीक होती हैं, क्योंकि तिल का तेल कहा गया है और तिल का तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है अरविंद जी, जो अपने आप में अनसैचुरेटेड फैट है वो। लेकिन जो घी का दिया है उसकी बजाय तिल के दिए के लिए ज्यादा कहा गया। पर इस समय पर जब दीपावली है उस समय पर दोनों दिए जलाए जाते। बहुत सारी काम की चीज़ें सर सामने आई और लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मुझे पता है। बस वक्त की थोड़ी पाबंदी है, नहीं तो मुझे तो और भी जानना था, समझना था और बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन देखते हैं फिर कब मौका मिलता है। अभी तो नापी है कुछ चंद जमी हमने, अभी तो आसमान, सारा आसमान बाकी। ओह, क्या बात है। आखिर में सर कोई एक ऐसी चीज़ बताइए आयुर्वेद के मुताबिक जो पूरे जीवन को अगर फॉलो करना चाहे। इंसान आयुर्वेद का एक नियम बना ले, बहुत लंबी जिंदगी जिएगा। बैलेंस, संतुलन। संतुलन, इसको बोलते हैं धातु साम्यक क्रिया शास्त्र। ये साम्य शास्त्र है, साम्यवाद है ये, संतुलन का शास्त्र है। ये कहता है कोई भी चीज दुनिया में बुरी नहीं, कोई भी चीज दुनिया में अच्छी नहीं, संतुलन ही कुंजी है। तुमने मीठा एक खाया, बहुत अच्छी बात, खाओ। दूसरा खाने का मन किया, खा लो भाई। तीसरा, अब ये अलर्ट है, संतुलन से बाहर जा रहा है मामला। बातें करनी है, करो। ज्यादा अच्छा भी बुरा है, अति सर्वत्र वर्जयेत। बस संतुलन में रहे तो सब अच्छा। सर किचन में भी तो है संतुलन में, अगर हर चीज पड़ा हुआ है, नमक मसाले सारी चीजें, तो सब स्वादिष्ट। बहुत जिंदगी ही संतुलन का नाम है आयुर्वेद की दृष्टिकोण से। बहुत बड़ी बात आपने बताई सर, बस इसको जीवन में उतारने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय, थैंक यू। जय धन्वंतरी, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।